नमस्कार, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम यूजीसी नेट की जो परीक्षा 8 तारीख को होने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बातचीत करेंगे और वो प्रश्न ऐसे होंगे जो कथन और निष्कर्ष पे जिस पे ज़्यादातर तमाम छात्र इस कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्नों पे बार-बार उलझते हुए पाए जाते हैं। तो हम इस तरह के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे बातचीत करेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को सही करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि स्थापना यानी कि जो कथन दिया है, वो दिया है कि दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। तर्क दिया है, इसका निष्कर्ष ये दे रहा है कि इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र चयन की आज़ादी को महत्व मिलता है। अब इसमें ऑप्शन के तौर पे दिया है कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए और आर में ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। इस तरह के उलझाऊ विकल्प देखने को मिलते हैं इस तरह के प्रश्नों में। तो इसमें हमने देखा कि जो ए यानी कि स्थापना दिया गया है, वो दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। ऐसा बिल्कुल भी कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और न ही मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वतंत्र और चयन की आज़ादी का महत्व मिलता है, यानी कि ये दोनों गलत है, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे और इसमें दिया है कि विभव आदि के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। अब हम देखेंगे कि विभव आदि के परिवर्तित स्वरूप में के अनुसार रस के आस्वादन में कोई विचित्रता नहीं आती और कह रहा है कि क्योंकि रस जो है वो स्वयं में विभव निरपेक्ष होता है। तो इसमें जो दोनों कथन हैं वो सही प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात इसका ऑप्शन बी यानी कि ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रतिभा के विस्फोट के लिए समावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे रसिक कवि नहीं बनते हैं। मतलब प्रतिभा के विस्फोट के लिए समावेश की आवश्यकता है, लेकिन सब कोई रसिक कवि नहीं बनता। राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा है जो कुछ ही लोगों में होती है। राजशेखर ने दो प्रतिभा की बात की है, कार्यत्री और भावत्री। भावत्री प्रतिभा जो है वो पाठक में होता है, कार्यत्री जो है वो रचनात्मक प्रतिभा यानी कि लेखक में होता है, कवि में होता है। तो इसका जो स्थापना है वो भी हमें कुछ सही देखने को मिल रहा है कि प्रतिभा का विस्फोट के लिए समावेश की आवश्यकता होती है और सब कोई रसिक नहीं बनता। और ये जो राजशेखर ने कार्यत्री प्रतिभा के बारे में बताया ये भी सही है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि गुण मुख्य रूप से रस के धर्म और इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के धर्म में भी माना जाता है, क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थी से ही होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों जो कथन और निष्कर्ष यानी कि स्थापना और तर्क दिया है, उसमें हम देखेंगे कि असल में सही और गलत क्या है। तो जो गुण है वो मुख्य रूप से रस के धर्म है और गौण रूप से शब्दार्थ के धर्म है। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से होता है? बिल्कुल नहीं। जो गुण का निर्धारण है वो रस के धर्म से होता है, यानी कि जो तर्क है आर है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो 5वें नंबर का प्रश्न है, दिया है कि कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। देखिए, कामायनी को रूपक अलंकार कहा जाता है ये तो सही बात है, लेकिन रूपक अलंकार की बहुलता कामायनी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, इसलिए
इसका ए सही हो जाएगा और आर गलत, अर्थात ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। अब जो है कि काव्येषु नाटकः रम्यम, क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय है। इस तरह के दो स्थापना और तर्क में वाक्यों को देखने को मिल रहा है। और ये जो काव्य है, जो नाटक है, वो रम्य भोके काव्य बनाता है और काव्य के साथ साथ उसमें सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है, ये भी सही है। यानी कि इसके दोनों जो स्थापना और तर्क हैं वो दोनों सही हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी होगा वो इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि काव्य अनुभूति का मूल आधार लोक अनुभूति है, क्योंकि लोक जीवन का यथार्थी उसके ज्ञान और भाव क्षेत्र का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। ये 7वें नंबर का प्रश्न है और इसमें देखना है कि कौन सा सही है, ए सही है कि आर गलत है। ऐसा देखना है कि आर गलत है कि ए सही है। तो काव्य अनुभूति, काव्य का जो मूल आधार है वो लोक अनुभूति ऐसा दे रहा है। तो ये जो लोक अनुभूति है, यानी कि आप शुक्ल जी के कथन को याद करिए कि साहित्य जो है वो समाज के चित्तवृत्तियों की अभिव्यक्ति है और ये लोक अनुभूति ही वास्तव में काव्य अनुभूति है। इसको जब हम ध्यान देंगे तो ए हमारा सही हो जाएगा और ये बी जो है वो गलत प्रतीत हो रहा है। हम कल्पना के आधार पे भी भावों को अपने काव्य में उकेरते हैं, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें ए सही और आर गलत हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है कि केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है, सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। क्योंकि ये तर्क दिया है, क्योंकि सत्य शिव कविता कामिनी के सौंदर्य वर्धन के लिए न तो इतने उपयोगी हैं और न कालजयी। अब इसको समझना होगा कि केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है, सौंदर्य ही अनंत काल तक गूंजता है। और इसमें तर्क दिया है कि सत्य शिव कविता कामनी के सौंदर्य वर्धन के लिए न तो उतने उपयोगी है न कालजयी। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि सत्य और शिव कविता कामनी के सौंदर्य वर्धन के लिए बिल्कुल उपयोगी हैं और कालजयी भी हैं, इसलिए ए सही है, आर गलत है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मानव के इतिहास और समय के नियम कानूनों का जितना ज्ञान उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था, क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दी। कह रहा है कि आधुनिक मानव, आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियम कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले के युग में लोगों को नहीं होता था, ऐसा इसके स्थापना में है। और इसका तर्क क्या देता है कि मध्यकालीन संस्कृति के धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपना जगह इतिहास को समर्पित कर दी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका ऑप्शन डी होगा, जिसमें ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है कि साहित्य सर्जना एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है, क्योंकि तर्क दिया है क्योंकि कविता मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो साहित्यिक सर्जना है उसका आधार सामूहिक अचेतन को माना गया है और जो कविता है मूलतः सामूहिक वाचन के लिए ही बस होती है, ऐसा कह रहा है। तो कुल कविता केवल सामूहिक वाचन के लिए नहीं होती है, आप कविता को अकेले में भी वाचन कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, लेकिन जो साहित्य सर्जना है वो सामूहिक अचेतन को ही माना गया है, ऐसा ये बिल्कुल सही है। इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है, यानी कि आधुनिकता जो है वो हमारी चली आ रही संस्कृति परंपरा का विलोम नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। तर्क दिया है क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है।
इसमें जब हम देखेंगे तो दोनों हमें तर्क जो है सही प्रतीत हो रहे हैं। आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है, बिल्कुल सही है। प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम ही आधुनिकता है। आधुनिकता के मानव ज्ञान की निरंतरता और नूतनता प्रदान करती है, संस्कृति को गतिशीलता देती है, और इसके दोनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन गद्य तो भाषा भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रही। क्योंकि क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे, ऐसा इसका कहना है। लेकिन इसमें जो सही होगा, वास्तव में भारतेंदु युग में जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली थी, लेकिन भारतेंदु युग के अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र से थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है, क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है। ऑप्शन में दिया है कि ए गलत आर सही, ए और आर दोनों गलत, ए और आर दोनों सही, ए सही आर गलत। अब हमें देखना है कि इसमें सही क्या है। तो जो हम कह रहे हैं कि किसी भी चीज को, किसी भी शब्द को सुनने से और उसके संकेत के बल पे जो अर्थ प्राप्त होता है, साक्षात समझ में आता है, वास्तव में वही वाच्यार्थ होता है। और इस अर्थ को सूचित करने वाले को ही अभिधावृत्ति कहते हैं। लेकिन भाषा का अर्थ ग्रहण अभिधावृत्ति से ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको अगर हम जब ध्यान में रखेंगे तो इसका ए सही आर गलत, अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है, क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। अब इसको तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि ये जो जाति है वो साहित्य का निर्णायक तत्व कैसे हो सकता है। किसी जाति को साहित्य का निर्णायक तत्व बनने का अधिकार ही नहीं है, गलत है ये। लेकिन सही है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था से मतलब है कि उसकी लोक अनुभूति की, और वही लोक अनुभूति काव्य अनुभूति बनती है। इसलिए ए जो है सही होगा, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा, और आर जो है इसमें गलत होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर आधुनिकता पूंजीवाद विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों ने सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। तो इसमें ऑप्शन के तौर पे दिया है, ऑप्शन ए में ए और आर दोनों गलत, ऑप्शन बी में ए गलत आर सही, ऑप्शन सी में ए और आर दोनों सही, ऑप्शन डी में ए सही आर गलत। तो इसमें जो कथन है कि उत्तर आधुनिकता पूंजीवाद विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है, ये सही है, सही कथन प्रतीत है हो रहा है, क्योंकि नव पूंजीवाद की नाना विकृतियों और नाना रूपों ने सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है, ये भी सही है। अर्थात जो ए और आर हैं ये दोनों सही होंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 16वें नंबर का प्रश्न है जो कि यूजीसी नेट के 2015 वाले साइकिल में पूछा गया है। मनुष्य को कर्म के प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति भावात्मिका है, केवल तर्क बुद्धि या विवेचना के बल से हम किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। तर्क ये दिया है कि क्योंकि जहाँ जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, वहां भी तह में कोई भाव या वासना छिपी होती है। आप देखिए कि ये जो तर्क और स्थापना में जो वाक्य मिल रहे हैं, ये वास्तव में कुछ बहुत बौद्धिक चेतना से भरे हुए वाक्य हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि के वाक्य मिल रहे हैं। तो इसको भी आप समझते हुए चलेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि जब हम दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे तो क्योंकि जटिल बुद्धि व्यापार के अनंतर किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जाता है, ये भी सही है, और इसका ऑप्शन सी यानी कि दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि अभिव्यंजनावादियों के अनुसार अभिव्यंजनावादियों के अनुसार कवि या कलाकार
अपने अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं। अभिव्यंजनावाद किसका है? तो आप बताएंगे क्रोचे का है अभिव्यंजनावाद। और क्रोचे कहता है कि जो अभिव्यंजना है वो हमारे अंदर की इनर सॉल की चीजें हैं, क्योंकि अभिव्यंजनावादी अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देते हैं। अब देखिए कि इसमें दोनों स्थापना और तर्क में हमें अंतर दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है कि ये जो अंतर की भावना को बाहर प्रकाशित करता है ये बात सही है, बाह्य वस्तु को नहीं, ये भी सही है। लेकिन अंतर की भावना की जगह बाह्य वस्तु को अधिक महत्व देते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये गलत है। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मन को अनुरंजित मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही कविता का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए, ऐसा स्थापना है, एक कथन है। और इसके तर्क के रूप में क्या कहता है कि क्योंकि कविता मनोविलास की सामग्री है। क्यों? मन को अनुरंजित करना, स्वयं के सुख और आनंद के अंतिम लक्ष्य को कविता का मानना, इसलिए क्योंकि कविता जो है मनोविलास की सामग्री है, जिससे सहृदय पाठक अपनी कुंठाओं से मुक्त होता है। इसे ही हृदय की मुक्तावस्था कहा गया है। तो मन की अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद तक पहुंचाना कविता का अंतिम लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। और कविता जो है वो मनोविलास की सामग्री, ऐसा भी नहीं है। यानी कि दोनों कथन इसका गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार, अब फ्रायड ने हमें क्या दिया है कि मनोविश्लेषणवाद, क्या? मनोविश्लेषणवाद, फ्रायड का मनोविश्लेषण, आप उसको लिख लेंगे, मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण, तो ये मनोविश्लेषण में फ्रायड कहते क्या है कि कला और धर्म दोनों का उद्भव अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं, इच्छाओं में ही होता है। इस काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। तर्क दिया है क्योंकि अवचेतन मानस में काम शक्ति के उन्नयन के फलस्वरूप कलाकार सृजन करता है। इसमें दोनों जो स्थापना और तर्क है वो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद जो उनका सिद्धांत है उससे संबंधित है। और दोनों को जब हम देखेंगे तो दोनों के दोनों कथन हमें सही दिखते हैं, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काव्य का जो चरम लक्ष्य सर्वभूत को आत्मभूत करा के अनुभव कराना है, उसके साधन में भी अहंकार का त्याग आवश्यक है। क्योंकि तर्क है क्योंकि जब तक इस अहंकार से पीछा न छूटेगा तब तक प्रकृति के सब रूपों की अनुभूति के भीतर नहीं आ सकते। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, और इसके जो दोनों कथन होंगे वो सही होंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। यानी कि कविता बहुत ही प्रयोजनीय है और सबके लिए, कहीं न कहीं सबके लिए कोई न कोई कविता पढ़ते हुए देखते हुए हर समाज में हर जाति में देखी जाती है। इसलिए कविता की जरूरत मनुष्य जाति को हमेशा रहेगी। तो इसको हम जब देखेंगे तो सही में कविता हर जाति में हर सभ्य असभ्य सभ्यता में देखी गई है, पाई गई है। और यही कारण है कि कविता जो है वो मनुष्य जाति के लिए हमेशा जरूरत की एक विधा रही है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वैचारिक स्वतंत्रता साहित्यकार को व्यापक सामाजिक सत्य संवेदना से विमुख करती है। तर्क यह है क्योंकि विचारबद्धता उसके संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्व स्वीकृति सामाजिक विस्तार देती है। कह रहा है कि जो हम विचार से जब स्वतंत्र होते हैं, यानी कि विचार से जब कोई साहित्यकार स्वतंत्र होता है तो वो व्यापक सामाजिक स्वतंत्र सत्य और संवेदना से विमुख हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब हम वैचारिक स्वतंत्रता के साहित्यकार रहेंगे तो समाज के सत्य और संवेदना से विमुख नहीं होंगे बल्कि उन्मुख होंगे।
उससे जुड़ाव करेंगे, क्योंकि विचारवत्ता संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को सर्वस्वीकृत सामाजिक विस्तार देती है। ऐसा भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है। करुणा से रक्षा का विधान है, क्योंकि कविता में अभिव्यक्त अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता है। तो हम जब देखेंगे इसके स्थापना और तर्क को, तो देखेंगे कवियों ने लोक रक्षा के विधान में करुणा को ही बीज भाव माना है और करुणा से रक्षा का विधान है। ये बिल्कुल सही है, कवियों ने माना भी है ऐसा। और जो तर्क दे रहा है कि कविता में अभिव्यक्त अन्य भाषाओं में लोक रक्षा का विधान नहीं पाया जाता, ये भी सही तर्क है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 24वें नंबर का। इसमें है कि मिथक सर्वकालिक सार्वदेशिक होते हैं और इसका तर्क है इसलिए मिथक के माध्यम से किसी भी समय और समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। अब हम देखेंगे कि मिथक वास्तव में है क्या। तो मिथक एक मिथ है, जैसे किसी किंवदंतियों के ऊपर, जैसे अगर हम कुंवर नारायण की आत्मजयी रचना की बात करें जो नचिकेता संवाद पे आधारित है, चाहे वो अगर हम बात करें मतलब कि पौराणिक ग्रंथों के आधार पे जब हम कोई रचना देखते हैं उसमें हम मिथक पाते हैं, एक मिथकीय रूप पाते हैं उसका। और ये जो मिथकीय रूप है उसी मिथकीय रूप के बारे में बता रहा है कि ये सर्वकालिक सार्वदेशिक होते हैं, लेकिन तर्क दे रहा है कि मिथक के माध्यम से किसी भी समय समाज के अंतर्विरोध और संवेदना की अभिव्यक्ति संभव है। तो जब हम इसके सही और गलत पे फैसले पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो मिथकीय सर्वकालिक और सर्वदेशिक कह रहा है ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता मिथक। लेकिन जो मिथक के माध्यम से किसी समय और समाज के अंतर्विरोध संवेदना के व्यक्ति संभव है वो बिल्कुल सही है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा और ए गलत आर सही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि नाद नाद यानी कि एक आवाज, कविता में जो एक गूंज निकल के आती है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु नहीं बढ़ती, क्योंकि नाद सौंदर्य का योग कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। तो वास्तव में ये है कि कविता से जो है कविता में आयु बढ़ाने के लिए नाद सौंदर्य से बढ़ती है आयु, ये नहीं दे दिया है, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। यानी कि ए गलत, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि मर्णासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ। तर्क दिया है क्योंकि उपन्यास का उदय पश्चिम में मध्य वर्ग के उदय के साथ हुआ। ये कह रहा है कि मर्णासन महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ, बिल्कुल सही बात है। और उपन्यास का उदय पश्चिम के मध्य वर्ग के उदय से हुआ, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति है। तर्क ये दिया है क्योंकि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है। 27वें नंबर का ये प्रश्न है और इसमें जो साधारणीकरण की प्रमुख आधारशिला मानव सुलभ समानुभूति दिया है ये भी बिल्कुल सही स्थापना है। और जो इसका तर्क दे रहा है कि मानव सुलभ समानुभूति स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है जिसे भारतीय दर्शन का बल भी प्राप्त है, ये भी एक सही तर्क है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसाद के नाटकों में रस द्वंद्व का अत्यंत समन्वय है। कारण है कि यह केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हो सका है। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का अत्यंत समन्वय है, ये हमें बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रसाद की चाहे
ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कोई भी नाटक देखें उसमें रस और द्वंद्व के दोनों का समन्वय हमें मिलता है। लेकिन प्रसाद के नाटकों पे पश्चिमी नाटकों का प्रभाव तो है, लेकिन केवल उन प्रभावों की वजह से ये समन्वय है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, लेकिन आर जो है वो गलत होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदर्श नागरिक को आत्मविश्वास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। तर्क दिया है क्योंकि प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की, उसकी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है। और ऑप्शन के तौर पे वही आर, ए और आर दोनों सही, ए और आर दोनों गलत, ए सही आर गलत, आर सही ए गलत, ऐसा ही सब प्रश्नों में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ऑप्शन पे ज़्यादा बातचीत न करके तर्क और स्थापना यानी कि जो उस पर बातचीत करेंगे। तो स्थापना दे रहा है कि आदर्श नागरिक को आत्मविश्वास करते हुए सारी धरती के सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए, बिल्कुल सही है। और प्रत्येक नागरिक के व्यवहार की अपनी अच्छाई बुराई की मूल कसौटी समाज कल्याण की भावना है, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है कि गोदान। ये प्रश्न आप लोगों के लिए आसान भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन भी हो सकता है। गोदान सबने पढ़ रखा होगा। तो स्थापना कर रहा है कि गोदान जो है ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, क्योंकि गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण हुआ है। तो अब देखिए कि इसमें हुआ क्या है कि वास्तव में जो है गोदान वो ग्रामीण जीवन का ही महाकाव्य है, लेकिन गोदान में समग्र युग जीवन का चित्रण नहीं हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसय वै शह, इसलिए रस को ब्रह्म स्वाद का सहोदर कहा जाता है। इसका जो कूट बनेगा वो कुछ यूं बनेगा कि इसके जो ए है वो भी सही है और ये जो सी आर है वो भी सही होंगे, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य, यौवन की कविता है, इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है, नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। इसको आप सोचिए और हल करिए। आप अगर इसमें से स्थापना और तर्क में कुछ अगर कंफ्यूजन हो तो आप अपने नोटबुक्स में नोट भी करते रहिए, लिखते भी रहिए, इससे याद होगा, बाद में देखने के भी काम आएगा। बाकी प्लेलिस्ट में तो वीडियो लगी ही रहेगी। तो इसका जो सही होगा कि छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा है, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है वो कुछ यूं है कि रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क ये दिया है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये दोनों सही कह रहा है कि रहस्य भावना में द्वैत और अद्वैत दोनों का होना बहुत जरूरी है, कि अगर द्वैत नहीं होगा तो विरह की अनुभूति असंभव हो जाएगी, अद्वैत नहीं होगा तो मिलन की इच्छा की आधार खो दी जाएगी। अगला प्रश्न है प्रसाद के अनुसार। स्थापना कर रहा है कि प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। ऐसा प्रसाद कहते हैं कि काव्य की परिभाषा देते हुए। तो और इसका जो तर्क है, क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों
के अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्यम सृजन करती है। इसलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। ऊपर हमने देखा कि स्थापना में जयशंकर प्रसाद द्वारा दिया गया जो परिभाषा है उसको, और उसके बाद उसके तर्क में दिया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि वो परिभाषा तो सही है लेकिन तर्क नहीं सही है। छायावाद की मूल चेतना जो है वो रहस्यवाद नहीं है। अगला है कि शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है, जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। तर्क है क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों और मनोवृत्तियों का आधार होता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि दोनों कथन जो हैं इसके सही होंगे। अगला प्रश्न है कि आद्य बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। तर्क दिया है कि इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों में सम्मिलन से यही आद्य बिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ है। तो जब इसके तर्कों और स्थापना के सही और गलत पे बातचीत करें तो जो दिया है कि आद्य बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो तर्क है इसलिए आगे चलकर कथात्मक तथ्यों के सम्मिलन से अद्वित, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, जिसमें ए सही और आर गलत है। अगला प्रश्न है कि जो रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस है। तर्क दिया है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव हुई है। अब इसके सही और गलत के निर्णय पे जाएं तो हिंदी कविता का एकमात्र निकष रस ऐसा बिल्कुल नहीं है, और स्वतंत्रता के बाद तक हिंदी कविता का जो मूल्यांकन है रस शास्त्रीय पद्धति पे नहीं हुआ, आगे और भी बदलाव आए, इसलिए ऑप्शन इसका डी जो है जिसमें ए और आर दोनों गलत दिया है वही सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य जनता की अभिजात्य चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तर्क दिया है क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्त भाव विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते। अब देखिए कि जो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है, ये अभिजात्य यानी कि अभिजात्य का मतलब होता है पढ़े लिखे बड़े लोग, जैसे चाहे वो किसी भी चीज में बड़े हों, जातीय समीकरण में बड़े हों या फिर पढ़े लिखे साक्षरता के आधार पर बड़े अपने आप को कहें, उनको अभिजात्य कहा जाता है। तो ये जो साहित्य है वो बिल्कुल केवल अभिजात्य चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब नहीं है, और साहित्य में अभिव्यक्त भाव और विचार जनसामान्य की धरोहर नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर गलत है। अगला प्रश्न है कि साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। तर्क ये है क्योंकि जनसमूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होती है, और इसके जब देखेंगे कि क्या सही है तो साहित्य लेखक की विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है, और क्योंकि जनसमूह के पास अपने अनुभवों के व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं है। इसमें जो है तर्क तो सही है। एक मिनट, साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है, स्थापना भी सही है, अर्थात इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा, ये और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का समाजीकरण नहीं हो जाता। तर्क दिया है क्योंकि व्यक्तित्व के समाजीकरण के लिए अपनी शक्तियों के को मानव कल्याण सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। अब इसके सही और गलत का अगर हम फैसला करें कि ए सही है कि आर सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है, तो हम देखेंगे कि उल्टा इसको पढ़ेंगे।
कि सामाजिकता के लिए व्यक्तित्व के समाजीकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। ये बिल्कुल सही है कि अपने कैरेक्टर को सही करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को सही करने के लिए हमें मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख होना पड़ता है, ये सही है। अब इसके स्थापना को पढ़ेंगे कि दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्ति की व्यक्तित्व की समाजीकरण नहीं हो पाती, ये भी बिल्कुल सही है। हमें सामाजिक कार्य की तरफ उन्मुख होना पड़ता है, केवल दार्शनिकता से नहीं होता। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि परंपरा आधुनिकता की विरोधी है, क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो इसमें जो है कि परंपरा, अभी ऊपर हमने पढ़ा है एक जगह कि आधुनिकता जो है परंपरा की विरोधी नहीं है, इसलिए जो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। लेकिन परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है, ये बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मिथक को लेकर के, फिर एक दूसरा प्रश्न आया है कि मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है, इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। अब इसके जब हम सही और गलत पर बातचीत करें तो हम देखेंगे कि इसको हम पहले तर्क को समझेंगे कि मिथक जो है वो प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि सामाजिक व्यवस्था पर ही मिथक होते हैं, काल्पनिकता होती है, किंवदंतियां होती हैं, अपनी अपनी स्वतंत्रता के अनुसार नहीं होती हैं। तो इसका तर्क तो सही है। और मिथक जो है विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता। अब ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। प्रतीक के तौर पे अगर प्रतीक आप पुनः समझ में आए तो अज्ञे की जो कविता है या दीप अकेला, जिसमें दीप जो है वो व्यष्टि का प्रतीक है और दीप को जब पंक्ति को देने को कहते हैं वो समष्टि का प्रतीक है, यानी कि व्यक्ति और समाज का प्रतीक है। तो इससे कविता बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है, वास्तव में ये प्रतीक का काम है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सही में निश्चित अर्थ का प्रतिपादक है प्रतीक। लेकिन रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत बात है। मतभेद हो सकता है, कोई किसी को किसी भी प्रतीक के रूप में देख सकता है कविता में। जैसे एक महादेवी वर्मा की वो कविता है या मंदिर का दीप, उसको कई अर्थों में आप कई प्रतीकों के आधार पे रख सकते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए सही और आर गलत। अगला प्रश्न है कि काव्य के संदर्भ में काव्य अनुभूति, रसानुभूति और सौंदर्य अनुभूति का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में किया जाता है। तर्क ये है क्योंकि सच्ची काव्य अनुभूति भाव अनुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। अब हम इसको अगर समझें उत्तर देने के लिए गलत और सही के आधार पे, तो केवल काव्यानुभूत, रसानुभूत, सौंदर्य अनुभूत का उल्लेख प्रायः समान अर्थ में होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्ची काव्यानुभूत भावानुभूत से ही संपृक्त होती है, जीवन के यथार्थ अनुभूत से नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अर्थात इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विरुद्धों का सामंजस्य। आप ध्यान दीजिए कि विरुद्धों का सामंजस्य जो है वो रामचंद्र शुक्ल से जुड़ा हुआ एक तथ्य है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यह लोक धर्म का सौंदर्य है।
तो इसमें हम देखें कि क्योंकि वृद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। इसका जो सही उत्तर होगा, इसका वृद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, बिल्कुल सही है। और वृद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है, लोक धर्म का सौंदर्य है, ये भी सही तथ्य है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलास, आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत था। इसलिए तर्क दे रहा है कि नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाता था। इसके सही और गलत का फैसला अगर करें तो इसमें जो रीतिकाल है, जो रीतिकाल के कवियों को आप देखते हैं, जो राजाओं के दरबार में रहते हुए भोग विलास पे आधारित प्रेम के कविता लिखते हैं, चाहे वो घनानंद हो या फिर बोधा हो, तो वो सच में जनसाधारण की जीवन सामंती विलासपूर्ण राजाओं का आकांक्षाओं और भोगपूर्ण श्रृंगार से ओतप्रोत है, बिल्कुल सही है। नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाता, ये भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न ये है कि साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं। तर्क ये दे रहा है चूंकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। अब इसको ध्यान दीजिए कि जो साहित्य एवं कलाएं वर्ग हितों का ही प्रतिबिंबन करती हैं, ये भी ठीक बात है, लेकिन जो साहित्य की चेतना और शासन सत्ता की विचारधारा की प्रतिबद्ध होती हैं, ये गलत है। किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होता है साहित्य, और वर्ग हितों का प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए यानी कि दोनों कथन जो है, निष्कर्ष जो है वो गलत होंगे। अगला प्रश्न है कि बिंब अतीन्द्रिय होते हैं। एक जगह ऊपर हमने पढ़ा कि बिंब इंद्रिय होते हैं, और यहाँ दे रहा है कि बिंब जो है अति इंद्रिय होते हैं क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है। ऐसा दे रहा है, तो बिंब जो है वो इंद्रिय होते हैं, ऊपर हमने एक बार देखा है स्थापना में ही, इसलिए गलत हो जाएगा। और जिसका जो स्थापना है वो गलत हो जाएगा। बार बार देखिए स्क्रीन पे ये आ जा रहा है, इसका ये जो गलत हो जाएगा, लेकिन जो ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है ये सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है। इसलिए काव्य साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें क्या है कि हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है, ये भी सही है। सहृदय जो होता है उसके लिए कोई गुण और लक्षणों का उल्लेख नहीं मिलता है साहित्य में, यानी कि ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न जो 50वें नंबर का है, उसका है कि रस कार्य कारण जन्य रूप वस्तु नहीं, क्योंकि वह तो विभवादि समूह अलंबनात्मक अनुभव है, न कि विभव आदि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। कह रहा है कि जो रस कार्य है वो रूप वस्तु नहीं है, यानी कि जो कविता रस के लिए लिखी जा रही है उसमें जरूरी नहीं है कि कोई बढ़िया कंटेंट मिले, उसमें बस अपने आनंद अपने रस के लिए लिखी जाएगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि वास्तविकता यही है कि जो रस के लिए भी लिखा जाता है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं रूप वस्तु का वर्णन देखने को मिलता है। रस कार्य भी वो रूप वस्तु होता है, इसलिए स्थापना गलत। और स्थापना गलत के साथ साथ
जो तर्क दिया है इन्होंने कि विभववाद समूह अलंबनात्मक अनुभव है, न कि विभववाद से उत्पन्न वस्तु, ये भी इनका गलत है, अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और यही इस सीरीज का लास्ट प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न, बाकी इसके दूसरे भाग में हम देखेंगे। तो स्थापना है कि जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है, वहीं भाव की पवित्रता भूमि है। तर्क दिया है इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। अब हम जब देखें तो इसमें सही और गलत क्या है, तो जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है, ये तो सही है। लेकिन कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता के यथार्थवादी अवस्था है। विश्व हृदय का यह आभास कविता की हृदयवादी अवस्था है। हाँ ठीक ठीक, ये भी सही है, अर्थात इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही जवाब हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। तो ये रहे 50-51 कुछ महत्वपूर्ण कथन और निष्कर्ष पे आधारित प्रश्न जो कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हर साल कथन और निष्कर्ष के कम से कम चार प्रश्न होते ही होते हैं। हर साल 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों में अपनी समझ विकसित करने के लिए। और हम कथन और निष्कर्ष के एक दूसरे भाग को भी लेके आएंगे जिसमें और 50 प्रश्न होंगे। और हम कवियों और लेखकों के अनुक्रम पे भी एक सीरीज लेके आएंगे। और ऐसे ही हम अब उपन्यास के पात्रों और उसके सन और उसके और भी तथ्यों को लेकर भी एक वीडियो लेके आएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बने रहिए आप हिंदी वात्सल्य अकेडमी के साथ। हम लगातार नए नए विषयों के साथ नए नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।